नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी दिल्ली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके उस हेतु से हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। उसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके हम डिस्कशन करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ डेली बेस पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और समझने के लिए आप हमारे डेली बेस करंट अफेयर एनालिसिस देख सकते हैं। जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट आईएएस लाइफस्टाइल की मुलाकात ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ नए स्टूडेंट के लिए, हम डेली बेस पे जो भी करंट के टॉपिक होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस उसी की डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिकल जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है उसको हम स्किप करते हैं। दूसरी बात, जो भी पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हो, ठीक है, जो बच्चे रेगुलर बेस पे लेक्चर देखते हैं, डेली बेस लेक्चर रहता है, डेली बेस लेक्चर देखते हैं, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट ना हो उस हेतु से मैं क्या करता हूँ, जो भी टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसको मैं डिटेल में फिर से डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर लेक्चर देखने का रखें, ताकि जो भी कोई इंफॉर्मेशन आज मैंने डिस्कस की है वो मैं रिपीट कल नहीं करता हूँ। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे उनको ऐसा ना लगे एक ही इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है। तो जितना जरूरी है और जो इम्पोर्टेंस है उसी की बात मैं आपसे करता हूँ। तो आज का दिन है 2 अक्टूबर, ठीक है, वो हम बापू की जन्म जयंती के लिए जाने जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए दोनों। हालांकि यूपीएससी कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल पे क्वेश्चन नहीं करता है, गांधी जी उसमें एक अपवाद है। ठीक है, उनके बेस क्वेश्चन आते हैं। हालांकि दूसरे कोई भी व्यक्ति को इंडिविजुअल नाम लेके कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ। आपको अपना कोई भी आंसर लिख रहे हो जी, उसमें किसी भी मिनिस्टर का नाम लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, मिनिस्टर लिख सकते हैं या आप एग्जीक्यूटिव पर्सन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम लिखने के लिए कभी भी कहा नहीं जाता है। तो यहाँ पे उनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताई है। ठीक है, तो मैं वो सारी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो मेन की पॉइंट है वो हाईलाइट कर दी है। एक चीज जो आपको लाल बहादुर शास्त्री की पता ही होगी वो है लबासना। जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, कोई भी सर्विस 24 में से कोई भी सर्विस उनको अलर्ट हो, लेकिन जो पहला फाउंडेशन कोर्स है 6 महीने का, वो उनको लबासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में ही खत्म करना है। ठीक है, मसूरी में जो है वहां पे, तो उनका जो पहला लबास नाम कहते हैं तो वो है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से। ठीक है, जय जवान जय किसान नारा उन्होंने ही दिया है। दूसरे है हमारे गांधी जी, ठीक है, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, यदि कोई ऐसा टॉपिक है स्टेट पीसीएस की या दूसरी कोई भी रिक्रूटमेंट है, ठीक है, जो इसकी एग्जाम करने करवाई जाती है, और वो मुझसे पूछे कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जहां से क्वेश्चन आएंगे, तो मेरा एक ही जवाब होता है, आप गांधी जी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया है इंडिया के लिए, जो भी उनकी फ्रीडम फाइटर है, दोनों दोनों हमारे फ्रीडम फाइटर भी है और पॉलिटिकली प्रेजेंस भी अच्छा सा रखते हैं। एक दो चीज मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है कि गांधी जी से आप क्या सीख सकते हैं। और दूसरे जो भी बच्चे जिन्होंने अपनी हॉबी रीडिंग रखी, ठीक है, रीडिंग रखी यानी पढ़ना जिनकी हॉबी, ठीक है, तो उसमें उन बच्चों के लिए ये हो सकता है कि आप गांधी जी से क्या सीख सकते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में एक चीज मैं बताऊं, वो है कि गांधी जी अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं और सामने वाली तीसरी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, जो कि आप एक हाथ से भी ठीक से नहीं लिख सकते हो, आप दोनों हाथ से ठीक से कैसे लिखोगे। और यदि आप लिख भी लेते हो तो सामने वाले से बात कैसे करोगे, क्योंकि उसके लिए भी वहां पे उसकी बात पे फोकस होना चाहिए। तो एक अचीवमेंट है। और एक कहावत मैं बार बार कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। ध्यान से सुनिएगा, टुडेज रीडर यानी आज के जो रीडर है वो कल के लीडर होंगे। ठीक है, क्योंकि जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो जो रीडिंग करके इंफॉर्मेशन अच्छे से समझते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होता है, उनकी जो सोच है वो विकसित होती है। तो गांधी जी से हम क्या सीख सकते हैं, तो गांधी जी से हम एजुकेशन का महत्व समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई है। दूसरा, गांधी जी है, गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस, जो अहिंसा का जो वे अपनाया था, ठीक है, वो उन्होंने गीता से अपनाया था। श्रीमद भगवत गीता से उन्होंने अहिंसा और सत्य के दो शब्द उठा के भारत को आजादी दिलाई थी।
ठीक है। तो उसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सारे जो भी फिलोसॉफी है वो देखने को मिलेगी। दूसरा, इसके अलावा भी जीसस क्राइस्ट, सोक्रेटिस, टॉल्स्टॉय, रुस्किन, ठीक है, इन सभी को भी क्या गांधी जी ने अच्छे से पढ़ा हुआ है और इनकी भी जो थ्योरी है उनको समझा हुआ है। गांधी जी की बहुत सारी बातें जो आपको ऑलरेडी पता होगी, जो आपने प्रिपेयर की होगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल पे नहीं जाते, बात जो बाकी सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, आप पढ़ लेना ये सारी चीजें। आज के एनालिसिस में काफी सारे केसेस आए, ठीक है। तो केसेस की डिस्कशन करते सबसे पहला आया है जो हाथरस के वहां से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, जो भी दलित जो गर्ल है उसके लिए जो रेप का केस है उसके बारे में। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में उन सारी चीजों पे जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें वो बताई गई है और जो यहाँ पे बताई वो मैं बताता हूँ। वो है, सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे उनकी जो स्पाइनल कोर्ड थी, ठीक है, पीछे की जो नींव की हड्डी बोलते हैं उसको, वो फ्रैक्चर थी, टूटी हुई थी और उसकी जुबान काटी हुई थी, ठीक है। और उनको रात में जिसपे सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ था, ठीक है, सेक्सुअल वायलेशन हुआ था, उनको रात को जलाया गया है और काफी सारी बातें छुपाई गई है। और वहां पे उनकी जो भी कोई रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो वहां पे पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें कौन सी सच्ची है, कितनी सच्ची है और तय करना भी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वारदात के मौके पे पुलिस जो भी कोई रिपोर्टिंग करती है, ठीक है, एफआईआर होती है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उसी बेस पे सारा कार्य होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी अपना जुडिशरी है, अपना न्याय तंत्र है, वो चलता है सबूतों पे। तो जो भी सबूत वहां पे प्रस्तुत होंगे उसी पे कार्य होंगे, ठीक है। अलग अलग बातें हो रही है, आपको सब ध्यान में नहीं रखना है, आपको अपना न्यूट्रल रहना है, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो जस्टिस वीएस वर्मा है, ठीक है, उन्होंने जो क्रिमिनल लॉ में अमेंड किया है, स्पेशली जो सेक्सुअल वायलेशन है, जो सेक्सुअल हरेसमेंट है, उनको लेके, तो उनके द्वारा काफी रिकमेंडेशन किए गए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, बाकी आपको वो अलग से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले, सेक्सुअल हरेसमेंट केस में जो भी कोई एफआईआर होती है, ठीक है, उस एफआईआर को फिजिकल तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप हो तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। और इस कंडीशन में जितने भी एफआईआर हो, क्योंकि आपको पता होगा रेप केसेस में, मैं आपको परसेंटेज वाइज बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% केस में ही एफआईआर होती है, ठीक है। एफआईआर होने के बाद जो पूरी हियरिंग होगी उसमें से भी काफी कम लोगों को सजा होती है। जो दिल्ली का निर्भया केस है इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज आपको नहीं पता होगी, जब कभी किसी पीड़िता के ऊपर रेप का केस चलता है, ठीक है, रेप बेस्ड केस चलता है, तो उस कंडीशन में उस विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको हाइड कर दिया जाता है और सिस्टम के द्वारा उनको एक नाम दिया जाता है। जैसे निर्भया है, ठीक है, दिल्ली केस, उनका ओरिजिनल नाम कुछ अलग है, मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, और मैं उसका नाम लूंगा भी नहीं। उसको एक नाम दिया जाता है सिस्टम के द्वारा, उस नाम से उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है ताकि उसकी जो मूल आइडेंटिटी है, ठीक है, वो पब्लिक ना हो। तो सेम प्रकार से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो लोकल स्टूडेंट है उनको पता होती है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट को पता नहीं होती है, तो मैंने वो आपसे शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज, जो एक तो ये होगी एफआईआर कि ऑनलाइन भी रख सके, दूसरा जो पुलिस प्रशासन है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी जानी चाहिए कि भाई सेक्सुअल वायलेशन के केस में आपको किस प्रकार से एक्शन लेने हैं, ठीक है। तो जो भी इंडियन पिनल कोड है उसमें क्या चेंजेस की, उसमें भी जो चेंजेस करना जरूरी है, या जिस टॉपिक पे बात हो रही हो तो उसकी ट्रेनिंग देना जरूरी है पुलिस प्रशासन को। ऐसे कंडीशन में पुलिस का रोल महत्वपूर्ण है, खास करके लेडी कांस्टेबल को, ठीक है, जो भी फीमेल पुलिस पर्सन है उसको, कि भाई आपको किस प्रकार से विक्टिम से बात करें, क्योंकि विक्टिम की मेंटली जो हालत है वो ठीक नहीं हो सकती है। और दूसरा, उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके साथ कैसे कोऑपरेटिव करना है, उसके साथ लीगल प्रोसीजर जो है वो कैसे करना है, वो सभी चीजें अच्छे से हो, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी भी इंस्टीट्यूट इसके साथ जुड़ी हुई है, पुलिस हो गए, कोर्ट हो गए, ठीक है, जितने पर्सन हो वो उनके साथ अच्छे से बिहेव करे ताकि उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक हो, ठीक है। और जो केस है वो अच्छे से चले। हालांकि कितने केसेस में जस्टिस मिलता है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि काफी सारी प्रोसीजर लंबी रहती है, ठीक है, काफी सारे डेटा दिए गए तो आप देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आए ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन रेप केस में यदि बात हो तो आपको पता होना चाहिए, खास करके यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हाथरस एरिया से बिलोंग करते हैं तो, या उसके नियर बाय किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। आपका भी क्या मानना है, आपको भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हुई मिली है, कमेंट कर सकते हैं।
फिर बात कर लेते हैं जो अमनेस्टी एनजीओ उनके बारे में एक बात यहाँ पे बताई जा रही है, हालांकि ये थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने जितने भी कोई कार्य थे, ठीक है, दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जा रहा था, उसको ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में उनको क्या किया गया था, रोका गया था, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि भाई जो एमएनएसटी एनजीओ है उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1977 को, ठीक है, रिकग्निशन है, लेकिन अभी 2020 चल रहा है, यानी ये काफी पुराना है, यानी हमारी इमरजेंसी के टाइम का, ठीक है। अभी भी उसी प्रिंसिपल पे काम करे ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो सबसे पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेटिंग जो एक्ट है, ठीक है, जो एफसीआर है, हमने देखा था, तब हमने बात की थी दो चीजों की। एक तो पहले मैंने आपको तभी भी बताया था कि एनजीओ का रोल क्या होना चाहिए, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन कंडक्ट करते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल स्पेशल कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जैसे कि वो पैसे का अनैतिक इस्तेमाल करना, उसको जो अनैतिक प्रवृत्ति है, ठीक है, लोगों को भड़काना या कोई भी जगह पे दंगे करवाना, उस प्रकार से कोई भी कंडीशन में यदि उस पैसे का इस्तेमाल होता है और उसके एविडेंस मिलते हैं, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपसे टोटली डिस्कस की हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या बात बताई गई है, यहाँ पे बात बताई गई है कि जहाँ पे भी डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकशाही, वहां पे जो एनजीओ है उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कोई एक्टिविटी की जा रही है जो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ठीक है, यदि उसको कोई एनजीओ हाईलाइट करता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे ये भी है कि भाई आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है, आपके द्वारा एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट पर्टिकुलर केस में कर रही है वहां पे क्यों प्रेजेंट रहते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, यदि आपको ये करना ही है, ठीक है, तो आपको थ्रू आउट इंडिया में करना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो कोई है नहीं कि दिल्ली में स्पेशली हो रहा है तो वहां पे ही फोकस करना है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो वहां पे भी फोकस करना है। सभी जगह आप सभी जगह पे ध्यान रखो। यहाँ पे अभी एक इसके बारे में और एक आई इंफॉर्मेशन कि अभी वो इंडिया में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है जीएस पेपर 2 के लिए वो है एनजीओ का रोल क्या होना चाहिए, ठीक है। जो एफसीआरए का अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात कर चुका हूँ। उसके अलावा जो 2-3 चीजें हैं जैसे अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वेलफेयर जिसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, प्राइवेसी राइट है, जेंडर इक्वालिटी है, राइट ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटी है, ठीक है। ये सारे भी टॉपिक है जहाँ पे कार्य होना चाहिए रिलेटेड, ठीक है। सेवरल रिफॉर्म की जरूरत है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर एक टॉपिक आता है, वो आता है ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर, तो इसका डिस्कशन करते हैं। समझिए यहाँ पे बात हो रही है, आपने काफी सारे प्लेटफॉर्म के नाम सुने होंगे, जो आईपीएल में आपने एक तो टीम 11 तो सुना ही होगा, ठीक है। उसके अलावा एमपीएल की भी एड काफी बार आती होगी और बाकी सारे भी बहुत सारे ऐप है, लेकिन आपको इन जनरल बात करनी है, ठीक है। उसकी डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले जो गैम्बलिंग है, ठीक है, इंडिया में पीपल्स एक्ट ऑफ गैम्बलिंग, यानी इंडिया के प्रशासन और रूल्स के बात करूं, इंडिया में सभी तरह की गैम्बलिंग है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग वैलिड नहीं इंडिया में, लेकिन ये जो भी कोई एप्लीकेशन है जो कि गैम्बलिंग की कार्य करती है इंडिया में, वो इंडिया बेस्ड नहीं होती, ठीक है, वो फॉरेन बेस्ड होती है जहाँ पे गैम्बलिंग लीगल है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली ग्लोबली देखो तो कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे गैम्बलिंग इलीगल है, जैसे इंडिया, कहीं पे लीगल है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है। बाकी सारे कंट्री जहाँ पे ये सारे ऐप है वो रजिस्टर होते हैं। तो अमेरिका का एग्जाम्पल लेके मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। अमेरिका में गैम्बलिंग कर सकते हैं आप, लेकिन वहां पे उसके लिए गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए रूल्स है, ठीक है, जिसमें जो भी कोई व्यक्ति है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास सर्टेन राइट होते हैं, ठीक है। इंडिया में गैम्बलिंग सबसे पहले इलीगल है, ठीक है, इसके लिए इंडिया में इसके लिए कोई भी रूल्स नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, जो रूल्स है वो भी कॉमन है, जैसे कि आप अगर गैम्बलिंग करना चाहते हो तो आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप जब वो एप्लीकेशन पे काम करोगे, ठीक है, तो उसमें आप अपनी एज गलत भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें कोई एज के लिए कोई डॉक्यूमेंट, परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तो कोई मांगता है नहीं। आप डेट जिस हिसाब से डाल दोगे, 18 साल के हिसाब से डाल दोगे तो वही डेट चलेगी, तो वो भी कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो इंडिया में होना चाहिए, जो नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी बात हो रहा है कि इंडिया के जो ऐसी एप्लीकेशन है जो बाहर के फॉरेन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ऑपरेट हो रही है, उन सभी को इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसी सभी जगह नहीं है जहाँ पे इंडिया अपना कंट्रोल रख सके, स्पेशली गवर्नमेंट जो कि
बार बार उसके ऊपर नियम बना के उसको कंट्रोल कर ले, ऐसा हर बार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो अलग अलग एप्लीकेशन है, स्पेशली जो आपने रमी का भी बात सुना होगा, रमी है, दूसरी है जहाँ पे आप पैसा लगा के यदि जीते तो अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। उस प्रकार में ज्यादातर केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो पोंजी स्कीम की तरह होती है। अब पोंजी स्कीम क्या है, जिसमें आप पैसे डालते ही जाओगे, आपके पास लेने की कभी बारी नहीं आएगी, ठीक है, आप जब थक जाओगे तब रुक जाओगे, और यदि कभी भी आप केस करते हो तो आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो फॉरेन बेस होते हैं, जो इंडिया के रूल्स वहां पे अप्लाई होते नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसको इंडिया कंट्रोल भी कर सकता है, किस केस में, कि यदि वो इंडिया बेस हो, ठीक है, लेकिन इंडिया में तो गैम्बलिंग वैलिड नहीं है तो वो नहीं कंट्रोल कर सकता। दूसरा, कि जिस कंट्री में भी बिलोंग करते हैं वहां पे लीगल है, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। यदि डेटा इंडिया के सर्वर में स्टोर होता हो तब भी इंडिया के रूल्स उस पर अप्लाई होंगे, लेकिन सर्वर भी बाहर ही होते हैं, ठीक है, जहां से इसे गैम्बलिंग एप्लीकेशन को जनरेट किया गया, तो सर्वर भी बाहर होते, तो वहां पे इंडिया का रोल होता नहीं, ठीक है। ये ऑनलाइन गेमलिंग के बेस पे काफी सारे दूसरी बातें भी बताई गई है, स्पेशली कि भाई यदि इंडिया कोई कंट्रोल करना चाहते तो वो करना चाहिए, उनको जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर, ट्रांजेक्शन पे कैसे कि भाई इसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो पता हो, फिर कोई जीतता है, हालांकि इसे कम कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन कोई जीतता है तो पैसे विड्रॉल करता है तो वो इन्फॉर्मेशन हो, तो इससे जो अपने जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन हो गए उस हिसाब से गवर्नमेंट को इससे इनकम हो सकती है। तो इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी कोई व्यक्ति इसमें पैसे डाल रहा है उसके राइट्स का क्या हो, प्रोटेक्शन हो। फिर आज का पिक्चर की बात करते हैं, तो पिक्चर में देखा रहा है जो सीबीआई है, ठीक है, वो टॉय है जिसको गवर्नमेंट के XYZ के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिस प्रकार से चाबी भरी जाती है उस प्रकार से वो आगे चलता है। दूसरा यहाँ पे एक बात हो रही है, उसकी कंटेक्स्ट समझ लीजिए, ये वाला टॉपिक, ठीक है, कल हमने चाइना के बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं पहले आपको थ्योरी बता दूं, इसका मेन पर्पस बता दूं, बाद में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले एक कंट्री है, ठीक है, चाइना का, और यहाँ पे हम पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं कि भाई चाइना और अमेरिका का काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, हमको पता है, हमने जो ट्रेड वॉर वाली कंडीशन देखी है, ठीक है, सेकंड कोल्ड वॉर वाली जो कंडीशन देखी है, जहाँ पे हम चाइना और अमेरिका को अगेंस्ट में गिनते हैं, लेकिन उनके इस प्रकार के कोई भी वॉर है या जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, लेकिन उसके इकोनॉमिकल रिलेशन अच्छा है, ठीक है। अमेरिका के जो फार्मर है वो चाइना को सोया सेल करता है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे बात भी बताई गई है रशिया के कंटेक्स्ट में, यूरोप के कंटेक्स्ट में, सॉरी, यूरोप के और चाइना के जैसे भी रिलेशनशिप हो, लेकिन वो रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली बताया क्या जा रहा है कि भाई इंडिया और चाइना का जो मिलिट्रिकल प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसकी इम्पैक्ट हम इकोनॉमिकली भी दिखने को मिल रही है। जैसे हमने उसकी एप्लीकेशन बैन करनी, हमने बॉयकॉट चाइना मूवमेंट फॉलो किया, ठीक है, जो इंडियन मेड इन इंडियन है उसी को उपयोग करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इंडिया और चाइना के मिलिट्रिकल रिलेशनशिप बुरे हैं, ठीक है, तो इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमिकली भी ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि ये सारे कंट्री के साथ भी जो चाइना के रिलेशन है वो खराब ही है, लेकिन उसकी इम्पैक्ट इकोनॉमिकल नहीं पड़ती, तो ये जरूरी है, ये यहाँ पे बताया गया है। आपका भी क्या मानना है आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट में दो चीजें बताई गई है कि भाई जो चाइनीज है उनके द्वारा जो इंडियन स्टार्टअप है वहां पे 8 बिलियन जैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद काफी सारी गुड्स एंड सर्विसेज चाइना के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, और उसमें भी मैं बात करूँ स्पेशली मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने आपको बताया था कि वहां पे चाइनीज का कंट्रोल इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा है। और मैं फार्मा इंडस्ट्री की भी बात करूं तो जो एपीआई है, ठीक है, वो 70 से 80% एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो चाइना इंडिया को सेल करती है, ठीक है। इंडिया का जेनरिक मार्केट बहुत बड़ा है, उसमें से भी जो एपीआई है वो हम ज्यादातर चाइना से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, जो भी मिलिट्रिकल रिलेशन हो, ठीक है, दो कंट्री के और जैसे भी हो, लेकिन इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमिकल रिलेशनशिप पे ना पड़नी चाहिए, इस बात को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हुई है, हालांकि ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, एक ये थ्योरी है कि भाई आपके मिलिट्रिकल रिलेशनशिप बुरे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल रिलेशनशिप बुरे होने नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे द हिंदू में दिया है, यानी ये भगवत गीता है ऐसा नहीं है, आप अपना भी कोई कंटेक्स्ट फॉलो कर सकते हो।
कि भाई हमारे रिलेशनशिप बॉर्डर पे भी बुरे हैं, तो हमें उस देश के साथ कितना कार्य करना है, कितने रिलेशनशिप रखना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हम जा सकते हैं। हालांकि आपको सभी चीजों पे न्यूट्रल रहना है, ठीक है, लेकिन आप अपना भी व्यू बता सकते हैं। तो क्या चाइना के साथ इंडिया के इकोनॉमिकल रिलेशनशिप जो जिसमें हमने उनके एप्लीकेशन बैन किए, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की जो एक्टिविटी है उसको प्रोत्साहित किया, ठीक है, वो अभी से नहीं, वो तो सालों से चलता रहा, ठीक है, वो सही किया कि नहीं किया, आपका क्या मानना है, आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे भी पता चलेगा आपका मानना क्या है। इससे आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो है नोवेक्स वैक्सीन को लेके। जैसे वैक्सीन को लेके मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपसे डिटेल में डिस्कस की गई है, इसके ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहले देख लेते, रिवीजन कर लेते हैं जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जो भारत सीरम में द्वारा दो वैक्सीन बनाई जा रही है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। दूसरी कि भाई जो स्पुतनिक 5 है, तो वो वैक्सीन इंडिया की जो हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, ठीक है, इंडियन कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज, उनके द्वारा उसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा। हालांकि अभी ये जो क्लिनिकल फेज 3 में इसके लिए ज्यादा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे जो यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, नोवेक्स, वो और भारत सीरम के साथ उन्होंने क्या किया है, टाई अप किया हुआ है। तो वो इंडिया में वो भी जो नोवेक्स वैक्सीन है वो भी क्लिनिकल फेज 3 में अपनी टेस्टिंग कर रही है। जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है, वो भी उनकी वैक्सीन भी आएगी। अभी मैंने आपको स्पुतनिक 5 और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन किस बेस पे काम करती है वो मैंने आपको बताया है कि जैसा कोरोना वायरस है, सेम कैटेगरी का कॉमन कोल्ड फ्लू है, ठीक है, एक वायरस, उसका नाम क्या है वो आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो वायरस का इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई जा रही है, तो उसकी मैकेनिज्म मैंने आपसे डिस्कस की है। अभी मैं आपको जो नोवेक्स वैक्सीन है उसकी जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बताई गई है, मैं आपको दूसरे ऑनलाइन सोर्सेज से उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। हालांकि आप गूगल करके देख सकते हैं नोवेक्स जो नोवेक्स वैक्सीन है उसका कार्य क्या रहता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई मान लो कि ये जो आप कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस का आपने फिगर देखा होगा, मैंने आपसे काफी बार डिस्कस भी किया, मैं भी फोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन जो स्पुतनिक 5 में कौन सा वेक्टर इस्तेमाल किया गया है वायरस के रूप में वो आपको मुझे बताना। मान लो ये जो गोल है कोरोना वायरस है, तो इसके ऊपर ऐसे स्पाइक प्रोटीन हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पाइक प्रोटीन हो गए पूरे ये कोरोना वायरस के, सभी ये राउंड होते हैं, तो उस प्रकार से सभी जगह आप देखेंगे इसके ऊपर ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, मैंने काफी बार आपसे इमेज दिखा के डिटेल में डिस्कशन किया। तो एक चीज और भी मैंने आपको बताई कि मान लो भाई ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जो कि होता है ECE2 रिसेप्टर। ये बॉडी में जहां जहां पे भी ऐसी रिसेप्टर होते हैं, ECE2 रिसेप्टर होते हैं, उसके साथ ये कोरोना वायरस बाइंड होता है, फिर ये बॉडी सेल में जाता है और वहां पे इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है। तो ये जो नोवेक्स वैक्सीन है, ये वैक्सीन क्या करती है कि जो कोरोना वायरस बॉडी सेल के अंदर जो बाइंडिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, इस बाइंडिंग को होने नहीं देता, ठीक है, ये बाइंडिंग जो होता है के कारण ये कोरोना वायरस सेल के अंदर जाएगा, इसको बाइंडिंग नहीं होने देता, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से पता की है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि कौन सी वैक्सीन किस मैकेनिज्म पे कार्य करती है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और स्पुतनिक 5 की मैंने डिटेल में डिस्कशन आपको संडे के जो भी साइंस इन टेक है उसमें वो रेगुलर जो टॉपिक आती है वहां पे मैंने आपसे डिटेल में की हुई है, ठीक है, कौन सा वेक्टर इस्तेमाल किया गया है वहां पे, ठीक है, वो आपको मुझे वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, ठीक है, आप अपना नाम, एरिया का नाम, थैंक यू सर, प्रेजेंट सर करके लिखिएगा तो पता चलेगा कौन कहाँ से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी बात कर लेते हैं केरला में जो बोट रेस होती है उसके बारे में। तो एक चीज सबसे पहले जो ये स्नेक बोट है, ठीक है, तो एक बोट रेस है जो केरला में कंडक्ट करवाई जाती है ओनम के बाद। तो ये आप जो बोट देख रहे हैं ये बोट को बोलते हैं स्नेक बोट, ठीक है, इस बोट को ही स्नेक बोट बोलते हैं। स्नेक यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्नेक जैसा होता है, लंबा लंबा। आपने बाकी मूवी शायद देखी होगी, ना देखी हो तो आप देख लेना, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के चप्पू चला रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी नाव पहले पहुंचती है वो विनर है।
तो रेस की तरह ही है। तो इसका जो पहले जैसा अभी प्रेजेंस रहा नहीं है, ठीक है, इसे यहाँ पे बताया गया। तो उसको कंडक्ट करवाने के लिए लोकल पार्टिसिपेशन अभी करवाया जा रहा है। तो आप वो बागी का जो बोट रेस वाला सीन है वो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और अपनी अटेंडेंस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो पता चलेगा कितने बच्चे रेगुलर बेस पे ये लेक्चर देखते हैं। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन की डिस्कशन कर लेते हैं, वो है नैनो टेक्नोलॉजी बेस, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी बेस जितने भी टॉपिक है वो साइंस इन टेक में जीएस पेपर 3 के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे नैनो यानी इसकी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, यानी नैनो यानी 10⁻⁹ इतना छोटा, ठीक है। हमारे जो बाल होते हैं वो 10⁻⁶ होते हैं, ठीक है। वो हो माइक्रो है और ये नैनो है। तो इतने फाइबर यान बनाए गए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये गुड एब्जॉर्बेंट है, यानी ये एंटीबॉडीज जो होगी, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया गया बायो एब्जॉर्बेबल है, तो ये ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक से एब्जॉर्ब कर लेंगे और इससे जो भी कोई टारगेटेड टिश्यू है जैसे स्किन की, मसल की, कार्टिलेज की, उसको हम टारगेट कर सकते हैं और इसका मेडिसिनल उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एब्जॉर्बेंट कॉटन का जिसके उपयोग से हम कोई भी ऑपरेशन कंडीशन होती है जहां पे हमको फाइबर इस्तेमाल करने हैं, एब्जॉर्बिंग कॉटन भी आता है जो कि ज्यादा से ज्यादा जो ड्रेसिंग में इस्तेमाल होता है, जो खून अच्छे से साफ कर लेता है एब्जॉर्ब करके। उसी प्रकार से इसको एंटीबॉडी एब्जॉर्ब करके जो भी कोई मेडिकल स्टेपल से, ग्लू से, स्ट्रिप से उसमें इस्तेमाल करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, एंटीबॉडी वहां पे इसके अंदर ही प्रेजेंट होगी, ठीक है, अलग से देने की जरूरत नहीं होगी। तो जहां तक मेडिसिन और बाकी सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती, तो इसके बाद उसको पॉसिबल करवाया जाएगा, ठीक है। इसकी थेराप्यूटिकल इफेक्ट ज्यादा होगी, इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसके द्वारा एंटीबॉडी लोड करके थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी मेडिकल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये कॉस्टली होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होता है इन फ्यूचर वो देखने की बात होगी। फिर एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, वो स्पेशली बेस है जो हमने ऑलरेडी जो अमनेस्टी एनजीओ के बारे में बताया, तो ये भी टॉपिक आया है, वो आप देख लीजिए। दूसरी चीज वो है 2000 के नोट को लेके, तो एनसीबी ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है 2019 के हिसाब से भारत में 25 करोड़ जितनी अमाउंट है, ठीक है, नकली नोटें थी 2000 की। इंफॉर्मेशन देख लीजिए, आपको हालांकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टॉपिक आया है तो उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई है कि 25 करोड़ जितनी 2000 की नकली नोट होती। अभी जो भी बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि 2000 की नकली नोट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला वो होता है, जैसे बहुत सारी बातें ऑनलाइन भी बताई जाती है कि डुप्लीकेट नोट में क्या होता है, ये होता है, उससे ज्यादा यानी डुप्लीकेट जो भी नोट रहेगी, नकली नोट जो भी रहेगी, वो सेम रहेगी। आप याद रखिएगा, वो सेम रहेगी इसके जैसे। तो मेन डिफरेंस आपको देखना है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये जो चीज है यहाँ पे आप ऑन देखोगे किसी भी नोट में तो इसका ग्रीन कलर होगा, ठीक है। तो इसको आप साइड से देखोगे तो कलर चेंज होगा, ब्लू कलर होगा। दूसरी चीज, आप इसको लाइट में देखोगे तो इस यहाँ पे आपको इंडिया भारत आरबीआई ऐसा लिखा हुआ छोटा छोटा अक्षरों में लिखा हुआ दिखेगा। डुप्लीकेट नोट को यदि आपको स्पेशली आइडेंटिफाई करना है तो आपको यही देखना है, ठीक है। बाकी अभी इतने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेम इसकी ब्लू कॉपी यानी एकदम कट टू कट, नेक टू नेक इसकी कॉपी बनाई जाती है कि आप देख के इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। अभी जो डिफरेंस देख सकते हो आप 2000 की नोट में, वो यहाँ पे, यानी ये पूरा तार सही रहेगा। आप ऊपर से देखोगे तो आपको ग्रीन कलर दिखेगा, साइड से देखोगे तो ब्लू कलर दिखेगा। उस तरह आप लाइट के सामने नोट रख के देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई भारत इंडिया लिखा छोटा छोटा लिखा हुआ दिखेगा। यदि वो दिखता है तो ओरिजिनल है, नहीं दिखता है तो डुप्लीकेट है, ठीक है। इससे डिफरेंस आप देख सकते हो। बाकी अभी जो कॉपी बना रहे हैं, जो भी बनाते हैं नकली नोट, वो अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। और करते भी कैसे है कि मान लो कि 100 नोटें होती है एक बंडल में, तो उसमें 10 से 12 डुप्लीकेट नोट होगी, ठीक है। आप सभी नोट देखने के लिए नहीं बैठोगे। यदि आपके पास कोई भी मशीन है जिसमें डाल के आप देख रहे हो तो सही है, वरना उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और एक चीज यहाँ पे इसके ऊपर में बताया गया है कि आप जितना हो सके
उतना डिजिटल ट्रांजेक्शन करो, ठीक है, ताकि फिजिकल 2000 का नोट ना कैरी करना पड़े, और इस्तेमाल करते भी हो तो ये चीज देख लो। यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी मत देखना, लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाके 2000 का नोट यदि है तो देख लेना, वो जो कलर वाला ये कलर चेंजेस होता है वो साइड से देखोगे तो इसका कलर चेंज होगा, और कलर इसके लाइट के सामने देखोगे तो यहाँ पे छोटा छोटा अंदर इसके अंदर लिखा हुआ दिखेगा इंडिया आरबीआई, ठीक है, वो देख लेना, भारत लिखा हुआ रहेगा। यदि वो दिख रहा है तो ओरिजिनल है, नहीं दिख रहा है तो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, पता चल जाए तो सबमिट करवा देना अगर नकली नोट है तो, ठीक है, उसका कोई अल्टरनेटिव दूसरा कोई नोट आपको बैंक से मिलेगा नहीं, तो खतरा आपको उठाना है। फिर से बात हो रही ऑस्ट्रेलिया के जो मालाबार है, ठीक है, उसके लिए, तो इसके काफी सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी कल आपसे डिटेल में डिस्कस किए हुए, इन बच्चों ने कल भी करंट अफेयर वाला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, वहां पे मैंने काफी सारे इसके पॉइंट डिस्कस किए हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या महत्व है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज की, ठीक है, वो पहले इंडिया और अमेरिका इसका पार्ट थे, फिर 2015 में जापान भी जुड़ गया, और अभी 2020 में बात हो रही है, ये हालांकि 2019 से कंटिन्यू था टॉपिक में, और 2020 में भी बात हो रही है, जो जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया वो भी जुड़ना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नजदीक में किरिबाती आइलैंड है, ठीक है, आप वर्ल्ड मैप के अंदर देख लेना किरिबाती आइलैंड, वहां पे चाइना क्या हो गया, प्रेजेंस हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया को भी डर है कि भाई हमारी भी कोई टेरिटरी वो ऑक्यूपाई ना कर ले, ठीक है, कल उठ के उसको कोई सपना आया कि हमारे कोई भी जो पूर्वज थे, चाइनीज पूर्वज, वो किरिबाती आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ही पार्ट में रहते थे, तो वो किसी पार्ट पे अपना फिर से प्रेजेंस ना दिखाने लगे, जैसा इंडिया में आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, अक्षय चीन वाला एरिया है, फिर डोकलाम वाला एरिया है, ठीक है, नथुला बॉर्डर वाला भी जो डिस्प्यूट है, सारे एरिया में इसी प्रकार से कार्य करता है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी ना करे, क्योंकि साउथ चाइना सी में उसने काफी एरिया है जो अपने अंदर ऑक्यूपाई करने के लिए कार्य कर रहा है, तो उसमें मैंने आपसे डिटेल में सारी डिस्कशन की है। अभी इंडिया सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट बनाए कि ना बनाए, क्वाड फॉर्मेशन करे कि ना करे, ठीक है, इसके भी क्या क्या कारण है वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस आपसे किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर एनालिसिस था, ठीक है, आज 2 अक्टूबर है, आज एक प्रण लीजिएगा, आप डेली बेस पे करंट अफेयर लेक्चर है वो देखेंगे, अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, आप किस एरिया से है, कहाँ से आपका नाम, और थैंक यू सर, प्रेजेंट सर करके कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कितने बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। कोई भी डाउट है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।